दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस की जमानत हो गई जब्त। आपको बता दें कि 55,000 से अधिक वोट पाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आते रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। मुख्यमंत्री के चुनाव जीतने की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। वहीं मुख्यमंत्री धामी भी नतीजे आने के तुरंत बाद जनता का आभार व्यक्त करने टनकपुर पहुंचे। 31 मई को हुए चंपावत चुनाव के आज नतीजे सामने आ गए। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री धामी ने उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बने हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 54,000 से अधिक वोट पाकर मुख्यमंत्री धामी चंपावत उपचुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले हैं। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। आपको बता दें कि उपचुनाव में मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के गतिशील मुख्यमंत्री को चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी कड़ी मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जयंत चौधरी समेत 11 नेताओं की राज्यसभा में निर्विरोध हुई एंट्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के सभी 8 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी समर्थित कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और सपा के एक और उम्मीदवार को भी निर्विरोध जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी एक बयान में बताया कि 11 सीटों के सापेक्ष 11 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसकी वजह से 3 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा 11 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बताया गया है कि सभी 12 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से 11 नामांकन पत्र सही पाए गए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मौनी फलहारी बापू का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जयंत चौधरी समेत 11 नेताओं की निर्विरोध राज्यसभा में एंट्री हो गई है। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ उपचुनाव के लिए बसपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का हुआ ऐलान। बीजेपी की तरफ से निरहुआ ने पेश की दावेदारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बसपा और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने कैंडिडेट को लेकर मंथन कर रही है। इस बीच भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ट्विटर पर पोस्टर जारी कर वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव पिछले 4 दिनों से जिले में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो अपने टिकट के प्रति आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। वहीं भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में दिनेश लाल यादव के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि आज पार्टी इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे के बीच जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर बवाल, पत्थरबाजी और बमबाजी के बाद पुलिस का लाठीचार्ज, 15 उपद्रवी हिरासत में। आपको बता दें कि भाजपा की नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। पथराव के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई राउंड हवाई फायरिंग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन तंग गलियों से रह रहकर पत्थरबाजी अभी भी हो रही है। पुलिस जिधर जाती है उधर पथराव थम जाता है, लेकिन हटते ही फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात का दौरा किया है। मुस्लिम अधिसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था। इस बीच पुलिस सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीम खाना स्थित सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लोग तंग गलियों में घुसकर पत्थरबाजी करने लगे। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने किसी भी क्षेत्र में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा और जिलाधिकारी नेहा शर्मा के मौके पर पहुंची। कमिश्नर के मुताबिक बवाल में 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। 15 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। गलियों में भारी पुलिस वाला फिलहाल तैनात कर दिया गया है। और बड़ी खबर, कानपुर में बवाल थमा नहीं और अब बरेली में अल्टीमेटम। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें कि एक तरफ कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया, तो दूसरी तरफ बरेली में अगले जुमे सड़क पर उतरने और धरना प्रदर्शन की कड़ी चेतावनी दी गई है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करते हुए बरेली में भी जुमा नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की कड़ी चेतावनी दी है। जुमा नमाज के दौरान मस्जिदों से अगले जुमा यानी 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की भी अपील की गई है। शुक्रवार को नमाज के बाद जमात रजाए मुस्तफा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की भीड़ एकत्र हो गई। उन्होंने सैलानी पर प्रदर्शन कर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की कड़ी चेतावनी दी है। और बड़ी खबर, कानपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए बेहद सख्त। उपद्रवियों पर लगेगा गैंगस्टर और चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का कड़ा निर्देश जारी कर दिया है। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने और बुलडोजर भी चलाने की तैयारी की जा रही है। उपद्रवियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उपद्रव में अब तक 18 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। 12 कंपनी और 1 प्लाटून पीएसी भेजी गई है। आपको बता दें कि कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी को विदा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी डीएस चौहान से बवाल की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि बवालियों पर इस तरीके से कार्रवाई की जाए कि एक भी दोषी ना बच पाए। आपको बता दें कि डीजीपी से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बवालियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई तो करें ही, साथ ही जितनी सख्त धाराएं लग सकती हैं वो सभी लगा दें। योगी ने कहा कि बवालियों की संपत्ति जब्त कर रासुका के तहत भी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई बवाल करने के बारे में अपने सपने में भी ना सोच पाए। और बड़ी खबर, यूपी के बाद उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई तेज। 258 लाउड स्पीकर हटाए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से कई नेता हुए नाराज। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि माफी मांगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जताई बड़ी आशंका। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। चक्रपाणी महाराज से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि राम मंदिर में मोहन भागवत और आरएसएस का कोई
भी योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। मौलाना मदनी विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं। क्या मोहन भागवत भी विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं? वहीं भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? और बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों के हालात पर केजरीवाल ने जताई चिंता। बोले एक पलायन 1990 में हुआ था और दूसरा अब हो रहा है। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हो रहे पलायन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो स्थिति बनी है उससे पूरा देश चिंतित है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और यह दूसरी बार पलायन हो रहा है। कश्मीर में हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाकर मारा जा रहा है वो चिंता का विषय है। हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी करने की जरूरत है वो करें। हमारा मकसद उनको उनके घर में बसाना होना चाहिए। उन्हें उनके घर से क्यों उजाड़ा जा रहा है? बता दें कि बीते दिनों कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा था। इस टिप्पणी के बाद केजरीवाल राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए थे। उसके बाद कथित तौर पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा 30 मार्च को विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके आवास के बाहर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अब एक पलायन 1990 में हुआ था और दूसरा पलायन अब हो रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसको रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वालों का होगा दी एंड। गृह मंत्रालय में 2 घंटे चला कश्मीर पर मंथन। यह आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के मामले में गृह मंत्रालय में 2 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल कश्मीर का माहौल ऐसा है कि चुन चुन कर कश्मीरी पंडित, गैर कश्मीरी हिंदुओं और कुछ मुस्लिमों की हत्याएं की जा रही हैं। बता दें कि घाटी में इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं और बीते 3 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्याएं की जा चुकी हैं। इस मामले में तेजी बरतते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ मनोज पांडे मौजूद रहे। बैठक में टारगेट किलिंग से निपटने की रणनीति के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हुआ है। टारगेट किलिंग के खिलाफ तो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि कश्मीर में शांति प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने पर हताश आतंकी निर्दोष और बाहरी लोगों की हत्या कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो ये सब जल्द ही थम जाएगा। गृह मंत्रालय का मानना है कि कुछ देश जो आतंक की दुकान चला रहे हैं वो अब हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमले नहीं कर पा रहे। इस हताशा में वो ऐसी छोटी हरकत पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बाहर से आए सरकारी कर्मचारियों का सुरक्षित स्थानों पर तबादला कर दिया है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि हर किसी का तबादला जम्मू नहीं किया जा सकता। ये भी एक पहलू है कि घाटी से अल्पसंख्यकों को बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आतंकियों के मंसूबों को पूरा करेगा। लगभग 5500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्र कहते हैं कि स्थानीय लोग मजदूरी नहीं करते, इसलिए वो कभी बाहर से आए मजदूरों को मारने का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें घाटी के वो चंद लोग भी शामिल हैं जो कश्मीर को अपनी जागीर समझते रहे हैं। वो पहले भी तंत्र चला रहे थे और आगे भी अपनी ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। ये जिहाद नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए जलमार्ग से ज्ञानवापी जाएंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। पुलिस ने दी हिदायत, कहा ना जाएं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली आकृति को आदि विश्वेश्वर शिवलिंग मानते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज वहां पर पूजन करने जाएंगे। उनके साथ में 71 भक्तों का जत्था होगा। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संदेश भेजा था कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर का पूजन शुभ मुहूर्त देखकर अविलंब आरंभ कर दिया जाए। ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार आज प्रातः 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक पूजन का उत्तम मुहूर्त है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा कर दी है कि
आदि विश्वेश्वर के पूजन के लिए भक्तों का जत्था केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ से प्रातः 8:30 बजे ज्ञानवापी के लिए प्रस्थान करेगा। इस जत्थे में शामिल 64 भक्तों के हाथों में पूजा की थाली होगी। 5 आचार्य होंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि सभी भक्त केदार घाट से नौका पर सवार होकर ललिता घाट प्रस्थान करेंगे। ललिता घाट से कलशों में गंगा जल लेकर भक्तगण ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए स्थान पर आदि विश्वेश्वर के पूजा भोग की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। कमिश्नरेट पुलिस ने इसकी सूचना देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कानून का उल्लंघन न करने की हिदायत दी है। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।